हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने आज विशेष सूचना के साथ, विशेष टॉपिक के साथ और एक नई टेक्निक के साथ, नए तरीके के साथ, और ये बताने आया हूँ कि अब यूट्यूब पे मेरे सारे क्लासेस अवेलेबल रहेंगे। कल से मेरी सारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। कल से मेरी सुबह इंग्लिश की क्लास आएगी, वो 9 to 12 हो या कंपटीशन वाले हो, सबके लिए। जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग भी करनी है उनके लिए भी वो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो आप उस पर बने रहिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद अब करंट अफेयर्स की क्लास पीडीएफ में रहेगी, और यहाँ पे मैं जो पढ़ाऊंगा वो बाकायदा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊंगा। और मैं आपको एक बता दूं कि अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊंगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो। मेरी सारी क्लासेस अब आने लगेंगी। ठीक है, कल से मेरी सारी क्लासें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक मैं बीच में ब्रेक चल रहा था क्योंकि मैं सारी चीजों का सेटअप बना रहा था, तो नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अब मैं डेली का डेली मेरी सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर आएगी, उसके बाद करंट अफेयर्स। कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन कर रहे हो आप, वनडे एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो वनडे एग्जाम से लेके आईएएस और पीसीएस के लिए भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने तैयारी की है 5 साल की आईएएस और पीसीएस की। ठीक है, तो वो मेरा अनुभव आपके सामने होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, मतलब जीएस का जितना भी होता है, हिंदी ग्रामर से लेकर, ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी है, उन सब का मैं स्ट्रक्चर से पढ़ाऊंगा। आप कहीं भी ऐसी क्लास नहीं पाएंगे। थ्योरिकल क्लास आप बहुत पढ़ते होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊंगा। बाकायदा एक एक चीज स्ट्रक्चर के साथ बनाऊंगा। कि जैसे मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया, आज 13 तारीख का करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर्स क्या होता है, आपको पढ़ाया जाता है, बाकायदा बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको बता दिया जाता है। एक बार आप नोट कर लिए तो ठीक, ना नोट किए तो। लेकिन मैंने जो करंट अफेयर पढ़ाया है, ये करंट अफेयर मैंने स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक A4 साइज का पेपर लेना। A4 साइज के पेपर में कम से कम मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर के हिसाब से 10 दिन का करंट अफेयर आपका एक पेपर में आ जाएगा। तो मतलब महीने में कितने पेपर आपको यूज करने? सिर्फ 3 पेपर, और आपका 30 दिन का करंट अफेयर एक 3 पेपर में आ जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर के साथ। और 6 महीने का करंट अफेयर या साल भर का करंट अफेयर कुल 30 पन्ने में, 35-36 पन्ने में आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी आपको किसी भी एग्जाम का रिवीजन करना होगा या किसी भी चीज का करना होगा, तो इसी मेरे करंट अफेयर से कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, कैसा भी आता है, वो आपको पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और आपके मतलब किसी भी 20 नंबर तो करंट अफेयर से एक नॉर्मल बेस से आता है। तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, उससे ज्यादा आता तो वो भी आपका, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर के साथ वर्णन कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के साथ चीजों को व्याख्यात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक एक पॉइंट पे कर रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला, किसे मिला? वो तो एक अलग क्वेश्चन था, लेकिन कब से चालू हुआ, पहला किसे मिला, दूसरा किसे मिला, और ये किस लिए दिया जाता है, इन सारी चीजों पे बात हो रही है। जैसे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला, किसे मिला? कैलाश सत्यार्थी को। इससे पहले अमिताभ बच्चन जी को मिला था, उससे पहले आशा भोसले जी को मिला था, उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। पहला पुरस्कार पाने वाले वही थे, जो 2022 से शुरुआत हुई। ठीक है, लता जी की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, किस योगदान में दिया जाता है? राष्ट्र एवं समाज में योगदान हेतु दिया जाता है। अभी तक प्राप्त किए हुए जितने भी ये है पुरस्कार प्राप्त किए, पीएम आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, अब कैलाश सत्यार्थी है। इन्होंने भी क्या किया है? राष्ट्रीय एवं समाज में अपना योगदान दिया। उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आशा भोसले का निधन हुआ। आशा भोसले की भोसले क्या थी, उनकी उपलब्धि क्या थी? कल उनका निधन हो गया। बहुत दुखद है, क्योंकि आशा भोसले जैसी गायिका अब दोबारा हमें नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ी क्षति आशा भोसले के रूप में हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, ये लता मंगेशकर जी की एक बहन, ये लता मंगेशकर जी की बहन थी। इनकी जीवनी थोड़ी सी दर्दनाक भी है। ठीक है, इन्होंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन ये एक प्रेरणा स्रोत है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां किसी भी रीजन से कुछ मतलब आर्थिक प्रॉब्लम या कोई भी घटना की वजह से अपने आप को पीछे खींच लेती है। ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इनके जीवन में इतनी दुर्घटनाएं होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, और ये आज विश्व उसमें आती हैं, गिनीज ऑफ बुक में। ठीक है, तो इनका जन्म 8 सितंबर इसमें 1933 में हुआ था। महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। पार्श्व गायिका है ये। ठीक है,
और 12,000 से अधिक गाने गाए हैं इन्होंने। द क्वीन ऑफ हिंदी पॉप के नाम से ये मशहूर है। बाहर पुरस्कार इन्होंने, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हैं? पद्म विभूषण विभूषण से नवाजी गई है 2008 में। दादा साहब फाल्के इन्हें 2000 प्राप्त हुआ। दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो इन्हें प्राप्त हुआ है। 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इन्हें। और ये ग्रैमी नाम के नामांकन उस समय की सबसे बड़ी जो म्यूजिकल कंपनी थी उसकी ये नामांकन भी रह चुकी है। ठीक है, तो ये आशा भोसले का चरित्र है जो एक बहुत भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और सबको मैं कहता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, खास करके लड़कियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो किसी भी रीजन से अपने आप को पीछे कर लेती हैं। अब आ जाइए, निजार अमेदी राष्ट्रपति बने। कहाँ के राष्ट्रपति बने? इराक के राष्ट्रपति बने। अब इराक के बारे में मैंने यहाँ पूरा वर्णन कर दिया कि इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। सभ्यता का जन्म भी इराक से हुआ है। ठीक है, सभ्यता कहा जाता है कि सभ्यता का घर अगर कोई है तो क्या है? इराक है। ठीक है, क्योंकि इराक में हमें कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता का घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी पूछा जाए कि सभ्यता का घर क्या है, सभ्यता का घर किसे कहा जाता है, तो ईरान को कहा जाता है। ठीक है, बगदाद को। आगे गोल शहर बगदाद प्राचीन शहर है और प्राचीन शहर को गोल आकार में बसाया गया था और उस समय का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। ये प्राचीनतम शहरों में सबसे बड़ा शहर बगदाद गिना जाता है। और यहाँ पे हमें क्या अवशेष प्राप्त हुए थे? इसकी सभ्यताओं के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। और यहाँ पे 2 नदियां हैं, कौन सी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, कभी भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स, यहाँ 2 नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इराक का मतलब विश्लेषण है। अब आगे आ जाइए, ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई जाती है। तो ज्योतिराव फूले की जयंती क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो फिलहाल के लिए ज्योतिराव फूले की 199वीं जयंती मनाई गई। इनका ये एक महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक और दार्शनिक थे। इनका काम महिलाओं दलितों के प्रति ज्यादा था। ये महिलाओं दलितों के उत्पीड़न को रोकने में बहुत ज्यादा इनका योगदान था। इन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। किसमें? 1848 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला था। किसके सहयोग से? मतलब अपनी पत्नी के, जो इनका नाम था सावित्री बाई फूले, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा इन्होंने एक स्कूल खोला था और वो भारत का पहला गर्ल्स या कहिए लड़कियों का स्कूल था। ठीक है, और इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, क्योंकि ये समाज सुधारक के साथ विचारक, लेखक और दार्शनिक भी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 पुणे में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महिलाओं और दलितों के ऊपर इन्होंने काफी बल दिया था, क्योंकि जो उत्पीड़न उनके ऊपर हो रहा था उसके लिए इन्होंने समाज में लड़ाई लड़ी और उसके इन्होंने जीत भी पाई थी। ठीक है, तो ज्योतिराव फूले इसलिए प्रसिद्ध है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने बताए, सारे क्वेश्चनों में से कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आप नोट करते रहिएगा। ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाइए और एक पेपर में 10 को आपके करंट अफेयर आएंगे और उसके बाद बहुत ज्यादा छोटा सा, साल भर का छोटा सा नोट आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट कर देगा। अब आ जाइए, कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ये क्या परियोजना है, क्यों जरूरी है? तो ये 12,000 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, इस अंजा जिले में, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहित नदी पर की गई है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी नदी पे या कौन से जिले पे है, तो